हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़े आज के एपिसोड का हमारा विषय है प्रमुख संविधान संशोधन। तो चलिए सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयकों के प्रकार पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन विधेयक। जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है उन्हें छोड़कर शेष सभी उपबंधों का संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर होता है। विशेष बहुमत में संशोधन विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है, संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले संशोधन विधेयक। संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंधों का संशोधन करने के लिए अत्यंत कठिन प्रक्रिया बनाई गई है। इसमें शामिल उपबंधों में राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े प्रावधान, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से जुड़े प्रावधान तथा अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 368(2) में बताया गया है कि ऐसे प्रावधानों से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा विशेष बहुमत द्वारा पारित होने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प यानी रेजोल्यूशन पारित करके उसे अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन दिया जाए। चलिए बात करते हैं प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। भूमि सुधार के लिए संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के युक्तियुक्त निर्बंधन के लिए 3 प्रमुख कारणों को जोड़ा गया: लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध तथा किसी अपराध के लिए भड़काना। इसके अलावा राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि राज्य नागरिकों के व्यापार या व्यवसाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब बात करते हैं 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की। इस संशोधन में राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई जो पहले भाग का, भाग ख, भाग ग और भाग घ के रूप में विभाजित थे। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अगला है 11वां संशोधन अधिनियम 1961। इसमें उपराष्ट्रपतियों की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ये उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद है 15वां संशोधन अधिनियम 1963। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके अलावा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था की गई। इसके बाद है 16वां संशोधन अधिनियम 1963। राज्यों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई। तीसरी अनुसूची में संशोधन द्वारा विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। अगला है 24वां संशोधन अधिनियम 1971। इसके तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकार ही हो। राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद आता है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा और इसके अंतर्गत किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश को गैरवाद योग्य घोषित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति को युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला है 39वां संशोधन अधिनियम 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सब का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। साथ ही 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया।
अगला है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। इसके तहत समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर एवं अखंडता यानी इंटीग्रिटी 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। डीपीएसपी के कार्यान्वयन हेतु बनाए गए विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर प्रभावी या अभिभावी होंगी। 3 नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए। ये थे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से 1 साल तक किया गया। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दी गई। 5 विषयों का राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालयों का गठन और संगठन करना। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की गई कि वो समय समय पर अपने सदस्यों एवं समितियों के अधिकार एवं विशेष अधिकारों का निर्धारण करे, और अखिल भारतीय विधिक सेवा की व्यवस्था की गई। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके तहत लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया। संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम के उपबंध को पूर्ववत रखा गया। संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई, परंतु पुनर्विचार के बाद इसे बाध्यकारी बनाया गया। अध्यादेश जारी करने के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त किया गया। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वो केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं बनाई गईं। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। इसके अलावा ये जोड़ा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। इसके बाद आता है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसके तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्य वाली विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसके लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के 29 विषयों को जोड़ा गया। अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे नगरपालिका नाम दिया गया। इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के 18 विषयों को जोड़ा गया। नेक्स्ट है 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। इसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई। वित्त आयोग ने सिफारिश में केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों के बीच बांटने की बात कही थी। अगला है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 को बदला गया। इसमें कहा गया कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी किए जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के जोड़ा गया। इसके तहत ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को, चाहे वो उसके माता पिता हो या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे।
अगला आता है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया। अब इनके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए होंगे। दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 1 ए में है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य दल बदल करने वालों को लोक पद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य को यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसके तहत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम यानी CGST एक्ट के अध्याय 18 में GST प्रशासन के अंतर्गत विवाद समाधान हेतु अपीलीय और समीक्षा तंत्र की व्यवस्था यानी अपील एंड रिव्यू मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 केंद्रीय सरकार को ये शक्ति प्रदान करती है कि वो परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करेगा। संविधान में नया अनुच्छेद 379 ए जोड़कर GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त राजस्व के प्रभारी एवं राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें राज्य नामित करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसके बाद आता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। गौरतलब है कि अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई अंतर नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ कहीं भी आर्थिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने इस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से कमजोर शब्द जोड़ने के लिए संविधान संशोधन किया। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों और सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की बात करता है, लेकिन 16(4), 16(4)A, 16(4)B तथा अनुच्छेद 16(5) में राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। गौरतलब है कि यहाँ भी आर्थिक शब्द का जिक्र कहीं नहीं है। इसलिए सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए संविधान के इन 2 अनुच्छेदों यानी अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन किया है। इसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण से है। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी SC एवं जनजातियों यानी ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। इससे पहले इस आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 थी। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के साथ साथ 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। अगला है 105वां संविधान संशोधन। हाल ही में संसद से पारित 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC की पहचान करने की उनकी शक्ति को बहाल करना है। इसमें विशिष्ट खंड शामिल हैं जो केंद्र के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सूची रखने के मूल उद्देश्य को बहाल करना चाहते हैं और साथ ही राज्यों को अपनी संबंधित सूचियों को बनाए रखने की अनुमति प्रदान करते हैं। संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता SEBC की राज्य सूचियों पर लागू नहीं होगी। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित SEBC की सूची केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए होगी और केंद्रीय सूची का अर्थ केवल केंद्र सरकार द्वारा और उसके लिए तैयार और अनुरक्षित सूची है। इसके अलावा 105वां संशोधन स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए SEBC की एक सूची तैयार कर सकते हैं और ये सूची केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। नवीनतम संशोधन ने 102वें संशोधन में दी गई SEBC की परिभाषा में भी बदलाव किया है। मूल रूप से SEBC में उन वर्गों को शामिल किया जाता है जो अनुच्छेद 342A के तहत वर्णित किए जाते हैं। यद्यपि इस अनुच्छेद में वर्णित पिछड़े वर्गों की सूची को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। संशोधन के पश्चात अब SEBC वे हैं
जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रयोजनों के लिए एक ही अनुच्छेद के तहत माना जाता है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।